Mm, Good evening, everyone. So, myself, Karthik, I'm currently studying in AIIMS Nagpur, and I have secured NEET rank 878 2 years. Okay. So, today is a chemistry session. So, let's start the session. So, let's go with the first question. पहला क्वेश्चन ये है कि डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के बारे में इनका रिलेशंस क्या है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस स्टैंड फॉर. तो हम पहले देखेंगे कि डेल्टा एस होता क्या है. सो डेल्टा एस इज डिनोटेड एज द एंट्रोपी चेंज. ठीक है ना. द चेंज इन द एंट्रोपी, हम सबको पता है एंट्रोपी क्या होता है. एंट्रोपी इज एस. सो द चेंज डेल्टा एस. ठीक है. इट इज द चेंज इन एंट्रोपी. सो एंट्रोपी क्या होता है. सो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन ए गिवन सिस्टम. मतलब क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर कितना रैंडमनेस है, कितना रैंडमनेस है, और नहीं तो कितना डिसऑर्डर है. इसका जो मेजरमेंट होता है ना, इसका जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं हम एंट्रोपी. तो अपन को किसी सिस्टम का एंट्रोपी एज इन सच, ऐसा एंट्रोपी का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो फिर हम क्या करते हैं, सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी को मेजर करते हैं. ठीक है ना. तो फिर एंट्रोपी एस टर्म को इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस को सिग्निफिकेंस है. ठीक. तो एंट्रोपी is a measure of the degree of randomness or the degree of disorder in a given system. Therefore, if in a system after a certain period the entropy increases, then delta S will be positive. ठीक है. If entropy is increasing, if delta S is increasing, then delta S value will be positive. ठीक है. Then delta S, if it is decreasing, then delta S value will be negative. ठीक है. So, however, if the entropy of the system decreases after a period of time, the value of delta S becomes negative. तो ये हो गया डेल्टा एस के बारे में. अब हम देखते हैं डेल्टा एच के बारे में. डेल्टा एच क्या होता है. डेल्टा एच यूज टू डिनोट द एंथैल्पी चेंज. ठीक है ना. एंथैल्पी क्या होता है. एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बाउंड बाय अ सिस्टम. मान लो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी जो है, सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी बाउंड बाय दिस सिस्टम, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं. ठीक है ना. तो एंथैल्पी मतलब एच. ठीक है ना. एच का इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है. अपन क्या मेजर करते हैं, डेल्टा एच. डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस है, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी, एच इज एंथैल्पी. ठीक. सो एंथैल्पी इज a measure of the total amount of energy bound by a system. If delta H is positive, then the total amount of energy bound by a system has increased. मान लो कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को मैंने एनर्जी दिया, नहीं तो इस सिस्टम से एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, तब इस सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो गया. तो फिर डेल्टा एच मतलब चेंज इन द एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. सही है ना. मान लो कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम से मैंने एनर्जी ले लिया, मतलब इस सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो गया, सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो गया, तो फिर डेल्टा एच चेंज विल बी नेगेटिव. सही है ना. So if the delta H is positive, then the total amount of energy bound by a system have increased. Whereas if delta H is negative, then the net energy bound by the system have decreased. Okay? तो अपने वो दोनों तो देख ले, अब डेल्टा जी के बारे में भी देखना है. डेल्टा जी से पहले अपन जी के बारे में देखते हैं. जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी. जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी. It is the amount of energy in a system that can be used to work as a result of a chemical process. ठीक है ना. एक सिस्टम है, एक सिस्टम के पास एनर्जी कितना भी हो सकता है, उसमें जितना एनर्जी वो वर्क के लिए यूज कर सकता है वो गिब्स फ्री एनर्जी है. ठीक है ना. मतलब कि एक सिस्टम है, उसके पास 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है ना. उसके पास 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी है, पर वो क्यू वर्क के लिए बस 40 जॉल्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकता है, तो फिर उसका गिब्स फ्री एनर्जी कितना हो गया, 40. वैसा है. ठीक. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन a system that can be used to do work as a result of chemical process. तो फिर
जी का इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, जी को अपन ऐसा मेजर नहीं कर सकते, अपन क्या मेजर करते हैं, डेल्टा जी। ठीक है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी, तो चेंज इन फ्री एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं, change in free energy is generally given by the equation g is equal to h minus ts। equation है g is equal to h minus ts, g is the Gibbs free energy, h is the enthalpy, t is the temperature in Kelvin, and s is the entropy। तो change in Gibbs free energy is equal to delta h minus t into delta s होगा, सही है ना। तो change in Gibbs free energy of a system is represented by delta G. Free energy is defined as the change in the enthalpy of the system minus the product of the temperature and the change in the entropy of the system. So, yeah, the sign for the spontaneity is delta G, and these are the two things that can influence it and are given by the formula delta G is equal to delta H minus T into delta S. ठीक है, तो अभी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू डिटरमाइन इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और कैन डेल्टा जी बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। तो हमने ऐसा देखा कि ये जो डेल्टा जी है ना, इट इज ना, ये जो डेल्टा जी है ना, इट इज अ वेरी एक्यूरेट टर्म है। किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ये एक एक्यूरेट टर्म है डेल्टा जी। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको देखने के लिए हम डेल्टा जी को देखते हैं। ठीक है ना, तो कंडीशंस अपन को पता है, इसका डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। so delta G is less than zero, then the reaction is spontaneous। मतलब if the delta G is positive, then reaction is non-spontaneous। spontaneous नहीं होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव में है तो फिर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखने का है। एंड इफ द डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, देन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, change in Gibbs free energy, that is the delta G, best determines whether a reaction is spontaneous or not. For spontaneous reaction, the delta G should be negative. For non-spontaneous reaction, delta G should be for if the reaction is non-spontaneous, then the delta G will be positive. And for equilibrium reactions, the delta G is zero। एंड तीसरा क्वेश्चन ये था कि डेल्टा जी पॉजिटिव होके भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है क्या, ऐसा ऐसा कोई सा भी रिएक्शन नहीं है जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है एंड रिएक्शन, जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है एंड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, हम पहले वो डेल्टा जी से पहले हमें क्या पता था, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में पता था। हमें पता था कि डेल्टा एस इफ इट इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा एस इफ इट इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा अपन ने सीखा था, पर अपन को इसका एक इसका एक्सेप्शंस भी मिला। जैसे कि अभी वाटर आइस बन रहा है नेचर में, टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर आइस बन रहा है, उधर क्या हो रहा है, डेल्टा एस कम हो रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो एक उधर वो मिला, क्या मिला, एक्सेप्शंस मिला। एंड डेल्टा एच इफ इज नेगेटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस है। पर अपन को पता है कोई कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन से जो स्पॉन्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है, उधर भी एक्सेप्शंस मिला। तो फिर अपन स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए, स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करने के लिए मेनली अपन यूज करते हैं अभी डेल्टा जी। If the delta G is greater than zero, then it is non-spontaneous. If it is less than zero, then it is spontaneous, and if it is equal to zero, then it is equilibrium। ठीक है, ये हो गया। So Gibbs free energy, that is free energy is described as the thermodynamic potential which can evaluate the maximum amount of work at constant temperature and pressure in a thermodynamically closed system। Negative Gibbs free energy means the reaction is spontaneous, and positive Gibbs free energy indicates that the process is non-spontaneous. When delta G is zero, it indicates the equilibrium is achieved। Mathematically, we can write delta G of the reaction is equal to delta H of the reaction minus T into delta S of the reaction, where delta G of the reaction is the Gibbs free energy change for a reaction, delta H of the reaction is the enthalpy change for a reaction, and T is the temperature, and delta S for the reaction is the entropy change for the reaction। तो कंडीशंस है कब स्पॉन्टेनियस हो सकता है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, वो दिखाने के लिए तो हमें पता है
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टोटल कैसा, टोटल नेगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। टोटल नेगेटिव आना चाहिए तो पहले क्या होना चाहिए, मान लो कि डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव है, डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज लेस देन जीरो एंड द एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन इज पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव माइनस, ये पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस 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 हो जाएगा, तो फिर टोटल नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है एंड एंड द एंड एंट्रोपी इज अ स्मॉल नेगेटिव, एंट्रोपी इज स्मॉल नेगेटिव, एंट्रोपी स्मॉल नेगेटिव है, ठीक है ना। फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा तो फिर इससे ये कट जाएगा, पर ये स्मॉल है, ये जो वैल्यू है ना ये लार्ज है और ये वैल्यू है ना ये स्मॉल है, तो फिर टोटल नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर भी फिर से स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। व्हेन ए रिएक्शन इज endothermic, that the delta H of the reaction is greater than zero and entropy change in the reaction is large positive. So we get delta G of the reaction less than zero, which means the spontaneous reaction. सही है. When the reaction is endothermic, that is delta G, delta H of the reaction is positive. ये वैल्यू है ना ये पॉजिटिव है एंड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन इज हाईली नेगेटिव, तो फिर ये पॉजिटिव है या हाईली नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, तो प्लस 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 क्या हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू प्लस आ जाएगा, तो फिर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो फिर इफ अ रिएक्शन हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस देन द रिएक्शन इफ अ रिएक्शन हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होना चाहिए, endothermic reaction and the entropy change in the reaction is highly negative, we get delta G of the reaction greater than zero, which means a non spontaneous reaction। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि अरेनियस इक्वेशन के बारे में। सो फर्स्ट इज व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कि हाउ डू वी कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। तो उसमें ही थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन। सो अरेनियस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है which can be used for determining the activation energy, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन के लिए हम यूज करते हैं अरेनियस इक्वेशन। तो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या है, अरेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू कैपिटल ए ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये है अरेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ये इन e टू द पावर ऑफ माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड के लॉग ले लेते हैं, लॉग मतलब लॉग लॉग टू द बेस ई, तो फिर लेन के इज इक्वल टू लेन ए माइनस ई ए बाई आर टी, सही है ना। ये ए इंटू बी के फॉर्म में है, लेन ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लेन ए प्लस लेन बी, सही है। और नेक्स्ट करते हैं अपन लॉग टू द बेस 10 के लिए करते हैं इसको, लॉग टू द बेस ही अपन ज़्यादा यूज नहीं करते, लॉग टू द बेस 10 किया तो इसको क्या करना चाहिए, वो 2.303 आ जाता है इसमें, सेम 2.303 आर टी, ये भी सही है। सो ये तो ये है आर्हीनियस इक्वेशन। सो हम इसका अपन ने ग्राफ डाल दिया, तो ग्राफ में क्या हो जाता है, लॉग के है 1/t है, तो फिर ये कौन सा फॉर्म है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, सी की जगह ये है और एम एक्स एक्स की जगह क्या है, हम 1/t ले रहे हैं और वाई की जगह क्या है, लॉग लॉग के है, तो फिर लॉग के और 1/t स्लोप क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और m की जगह क्या है, m मतलब क्या है, स्लोप, स्लोप की जगह क्या है, माइनस ई ए बाई आर टी, सही है। स्लोप स्लोप की जगह ये है माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो टेम्परेचर ले लेते हैं, एक T1 ले लेते हैं और एक T2 ले लेते हैं। तो T1 के लिए अलग इक्वेशन बनेगा, T2 के लिए अलग इक्वेशन बनेगा। T1 के लिए ये इक्वेशन बनेगा, सही है ना, लॉग K1 इज इक्वल टू
log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी वन, और टी टू के लिए ऐसे ही सिमिलर इक्वेशन बनेगा। तो फिर इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, मतलब इससे इसको माइनस कर देते हैं, सही है ना। अब हमें पता है log a माइनस log b कैन ऑल्सो बी रिटन एज log a डिवाइडेड बाई b, सही है ना। तो इससे इसको माइनस करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन, ठीक है ना, 3 - 2 कर दिया, तब क्या हो जाएगा log k2/k1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें K1 एंड K2 क्या है? So K1 and K2 are the rate constants at temperature and T1 and T2 respectively. K1 and K2 are the rate constant at the temperature T1 and T2 respectively. तो ये है Arrhenius equation. Arrhenius equation किसके लिए यूज करते हैं? It can be used for determining the activation energy. Activation energy determine के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसमें हमें पूछा था कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है इसमें? एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन से है? e टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। इससे पहले क्या है? ये है, ये जो ये है ना, ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कोरिलेट्स विद द नंबर ऑफ प्रॉपर्ली प्रिंटेड कोलिजन, इट determines the or it correlates with the number of properly printed collisions। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ली चैटलियर प्रिंसिपल। सो उसमें क्वेश्चन हैं, हाउ डज दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू चेंजेस इन द concentration, and what happens to equilibrium if pressure is increased, and how does temperature change affects the equilibrium। ठीक है, ये है क्वेश्चन है। सो हम देखते हैं व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? If an external stress is applied to a reacting system at equilibrium, the system will adjust itself in such a way that the effect of the stress is reduced। मान लो कि एक रिएक्शन दिया हुआ है a प्लस बी सी प्लस डी, नहीं तो एक रिएक्शन दिया हुआ है a b बन रहा है, a से b बन रहा है एट इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम से मतलब ये एक रिएक्शन है, ये अपने आप हो रहा। हम क्या करेंगे अब? एक एक्सटर्नल स्ट्रेस डालेंगे इस पे, एक्सटर्नल स्ट्रेस डालेंगे, ठीक है। If an external stress is applied to a reacting system at equilibrium, the system will adjust itself in such a way that the effect of the stress is reduced। ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो इस सिस्टम के ऊपर ये स्ट्रेस हमने डाला, तो फिर ये सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? ये सिस्टम भी रिएक्ट करेगा ना। सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? सच दैट दिस स्ट्रेस का, एक्सटर्नल स्ट्रेस का इफेक्ट डिक्रीज होना चाहिए, वैसा अफेक्ट करता है। तो फिर हियर द एक्सटर्नल स्ट्रेस का मतलब क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रेस मतलब क्या है? चेंजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कर लिया, नहीं तो हमने क्या किया? प्रेशर चेंज किया, नहीं तो वॉल्यूम चेंज किया, और टेम्परेचर चेंज किया, दैट विल डिस्टर्ब द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। द रिएक्शन प्रोसीड्स टू चेंज द कंपोजिशन अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। एक्सटर्नल स्ट्रेस डालने के बाद ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इसी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ये ऐसा सिस्टम बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, इस एक्सटर्नल स्ट्रेस को कम करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो फिर इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? मान लो कि ये एक रिएक्शन है, इसमें मैंने क्या किया? मैंने ए को ज्यादा किया, बाहर से ए सब रिएक्टेंट ए को डाल दिया, तो फिर इसमें क्या हो गया? ए का ए ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो फिर ये रिएक्शन, ये सिस्टम क्या करेगा? अब ऐसा रिएक्ट करेगा ताकि एक्सटर्नल स्ट्रेस को कम करना है, तो फिर बाहर से मैं ए डाल रहा हूँ, तो फिर ए को कम करना है, ए को कम करने के लिए क्या जाएगा? ये बनेगा बी, सही है ना। ये
ए से बी बनेगा, तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। मान लो कि मैंने बी डाल दिया, ये बिकमिंग बी, इसमें मैंने डाला बी डाला, तो फिर बी का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया। बी ज्यादा हो गया, अब बी को कम करना है, बी को कम करना है तो फिर बी बनेगा ए, बी बनेगा ए, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। सही है ना। अब मान लो कि इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, बी को ले लिया, बी को इस रिएक्शन से मैंने हटा दिया, तो बी को कम कर दिया, बी क्या हो जाएगा, बी कम हो जाएगा। बी कम होगा तो बी को ज्यादा करना है, बी को ज्यादा करने का आ जाएगा ए बी बनेगा, तो फिर ए से बी बनेगा, तो फिर बी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। सही है। ये है ली चैटलर्स प्रिंसिपल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, when a dynamic equilibrium is disturbed, the position of the equilibrium moves to counteract the change. ठीक है। सो जैसे कि a प्लस बी टू सी प्लस डी, मान लो मैंने क्या किया, concentration of the A is increased, concentration of the A is increased, क्या 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 हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सही है ना। ए को डिक्रीज करना है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए इज डिक्रीज, तो फिर ली चार्टलर प्रिंसिपल की वजह से ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। सही है। अब मान लो कि हाँ, वही, मान लो कि concentration of the C is increased, concentration of the C is increased, ली चार्टलर प्रिंसिपल वजह से concentration of the C should decrease, डिक्रीज होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। सही है ना। एंड मान लो कि if the concentration of the D is decreased, तो फिर क्या हो जाएगा, concentration of the D को इंक्रीज करना है, तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ऐसे ही है, ये है लीचर। सो अपन concentration changes देख लिया, आप प्रेशर चेंज भी देखते हैं। सो व्हेन pressure is increased, the equilibrium will move in such a way that the pressure is reduced, है ना। तो फिर प्रेशर इंक्रीज किया, तो फिर इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिस तरफ सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सही है ना। जिस तरफ जाने से सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो फिर हम रिएक्शन लेते हैं ए, प्रेशर का कॉन्सेप्ट गैसेस रिएक्शंस में आता है, टू बी गिविंग रेस सी प्लस टी। ठीक है। तो फिर इधर देख लो, इधर एक मॉलिक्यूल है और इधर दो मॉलिक्यूल है, और इधर एक है, इधर एक है। ठीक है। सो तो मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इधर क्या किया, सिस्टम का प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, तो फिर सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। सही है ना। तो फिर इफ सो इट शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक है। मान लो कि एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर 10 गैसियस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना। और एक और सिस्टम है जिसके अंदर 8 गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो फिर इसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा ना, प्रेशर इसमें ज्यादा रहेगा और प्रेशर इसमें कम रहेगा। तो फिर मैंने मान लो कि एक सिस्टम है, उसका प्रेशर मैंने ज्यादा किया, तो फिर रीचार्डलर प्रिंसिपल की वजह से रिएक्शन किस तरफ जाएगा, जिस तरफ कम लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स रहेगा, ठीक है ना, उस तरफ रिएक्शन जाएगा। तो फिर इधर क्या है, इधर रिएक्टेंट साइड कितना है, 1+2 3 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है, 1+1 2 है। तो फिर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, तो फिर प्रेशर डिक्रीज करने के लिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और मान लो कि एक और रिएक्शन है, 1A+1B गिविंग राइज टू 2C+2D। ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, और इसमें 1+1 2 है, 2+2 4 है, तो फिर इसमें बैकवर्ड ही रहा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक। ये सब गैसेस स्टेट में। और
नेक्स्ट प्रेशर का तो बता दिया। अब मान लो कि प्रेशर में एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रेशर में मान लो कि ऐसा दे दिया, गैसियस प्लस 2b सी। ठीक है। अब मान लो कि इधर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया। आप क्या करेंगे, 1 + 2 3, 1 + 1 2 ऐसे लिखेंगे। और ये जो प्रेशर का ये है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो गैसियस स्टेट में अप्लाई होता है। सही है ना। और इधर क्या है, ये जो 2b है ना, ये तो सॉलिड स्टेट है। तो फिर इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो फिर इसी को कंसीडर करेंगे। तो फिर इस तरफ कितना है, बस एक ही है। और इस तरफ कितना है, दो है। सही है ना। तो फिर प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक। So if the pressure is increased, the reaction shifts towards the forward reaction as the number of reactant molecules is more than the number of product is reaction. And if the pressure is decreased, the equilibrium will shift in the direction which will increase the pressure. Thus, thus it will move in the backward direction as the number of molecules are there, as more number of molecules are. नेक्स्ट नेक्स्ट है टेम्परेचर के बारे में पूछा हुआ है। टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा। तो फिर when the temperature of a reaction at equilibrium is increased, the equilibrium will shift to favor the endothermic reaction. ठीक है ना। क्योंकि मान लो कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, एक सिस्टम का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब उस सिस्टम का क्या हो रहा है, उस सिस्टम को मैं बाहर से हीट दे रहा हूँ। ठीक है ना। उस सिस्टम का हीट इंक्रीज हो रहा है। हीट इंक्रीज हो रहा है तो फिर हीट को डिक्रीज करना पड़ेगा। हीट डिक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, हीट को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो फिर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन तक जाएगा। ठीक है ना। एनर्जी अब्सॉर्ब किस रिएक्शन में होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी रिलीज किस रिएक्शन में होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो फिर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फिर मतलब मैं बाहर से उसको हीट दे रहा हूँ, तो फिर हीट डिक्रीज करने के लिए मतलब हीट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, मतलब आई मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन हो जाता है। Because endothermic reactions involve heat acting as a reactant, and Lee Chatelain insisted that an equilibrium will shift that an equilibrium shift will occur to offset the temperature changes. Same. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वानिक सेल एंड नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो what are the components of a galvanic cell and how do you derive the Nernst equation, and what is the importance of the standard electrode potential. So first question है, what are the components of a galvanic cell. So galvanic cell मैंने पहले ही लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो galvanic cell में क्या क्या होता है, तो components of the construction of a galvanic cell में पहले होता है हाफ सेल्स। हाफ सेल्स क्या है, ये एक हाफ सेल है और ये एक हाफ सेल है, दो हाफ सेल है। दो हाफ सेल को मैंने कहाँ से जोड़ा, ये देख लो, ये है मेटालिक वायर है। तो फिर हाफ सेल हो गया, मेटालिक वायर हो गया, सॉल्ट ब्रिज। इस यू शेप दी है ना, ये है सॉल्ट ब्रिज। सही है। तो फिर हाफ सेल्स, मेटालिक वायर एंड सॉल्ट ब्रिज, इतना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल्वेनिक सेल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड, इसमें दो हाफ सेल्स होता है, एक हाफ सेल एनोड होता है और एक हाफ सेल कैथोड होता है। जहाँ जो एनोड है उधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता रहता है, और जो कैथोड है उधर क्या होता रहता है, रिडक्शन होता रहता है। ठीक। तो फिर ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन मतलब क्या है, गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर इधर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सही ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन देख लो, इधर मोर है, और इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो फिर इधर रिएक्शन क्या है, जेड एन
हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। Zn क्या बन रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Cu। सही है ना? रिएक्शन इधर गलत दिया है। तो फिर ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड क्या है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड and it acts as a source of electron. And characteristics of cathode क्या है, reduction takes place at cathode and it acts as a sink of electron. इधर इलेक्ट्रॉन सिंक हो रहा है एंड इधर इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है। नेक्स्ट, suppose a reaction occurring in a reversible cell is represented by the equation A plus B, uh, giving rise to C plus D. The decrease in free energy, that is delta G, accompanying the process, the decrease in free energy, that is delta G, accompanying the process by the well-known thermodynamic reaction. That is, the delta G is equal to minus delta G naught minus RT into ln J. ठीक है? Whereas minus delta G naught is the decreases is whereas minus delta G naught is the decrease in the free energy accompanying the same process, and all the reactants and products are in the same standard states of unit activity, and J stands for the reaction quotient of the activities of the products and reactants at any given state of the reaction. ठीक है? तो अपन को इधर करना क्या है, हाउ डू यू डिराइव द नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फिर हम रिएक्शन देखते हैं, A प्लस बी गिविंग राइज टू C प्लस डी। ठीक है, तो फिर नर्स्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए हाँ डिराइव करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें एक इक्वेशन पता है, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी इंटू एल एन जे। तो जे का मतलब क्या है, जे क्वांटिटी है, तो फिर जे इज इक्वल टू क्या है, concentration of C, that is activities of C into activities of D divided by activities of A into activities of B। नहीं तो क्या होता था, concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B। ठीक है ना, ये है C into D divided by A into B। हाँ, ये है J। ठीक है, तो टर्म्स के बारे में इधर बता दूं, बट माइनस डेल्टा जी नॉट इज द डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी accompanying the same process when all the reactants and products are in the standard states of unit activity, and J stands for the reaction quotient of the activities of the products and reactants at any given state of the reaction। Substituting J, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन ए सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ए। if E is the EMF of the cell in volts, and the cell reaction involves the passage of the n number of Faraday, that is nf coulombs, the electrical work done by the cell is in nfe volts coulomb। volts coulomb को अपन joules भी बोलते हैं। Hence free energy decreases of the system, that is minus delta G, can also be given as nfe। तो फिर इधर क्या बोल रहे हैं, माइनस डेल्टा जी को अपन क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, एन एफ ई इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट हो जाएगा, एन एफ ई नॉट है, एंड आगे का वही है, आर टी एल एन। आर टी एल एन में इधर जे लिखता हूँ, जे को इससे अपन को वो कर लो। ठीक है, एंड तो फिर तो इधर क्या लिखा है, ई इज इक्वल टू ई नॉट, यही लिखा है। इधर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एन एफ करेंगे, पूरा डिवाइडेड बाय एन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ करेंगे, तो फिर ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन जे रहेगा। सही है ना, तो फिर वही लिखा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ए सी into AD divided by AA into AB, where E naught is the EMF of the cell in which the activity or in which the concentration or an activity or an approximation and the concentration ion of each reactant and each product of the cell reaction is equal to unity. E naught is called as the standard EMF of the cell.
ई नॉट मतलब, ई नॉट का मतलब क्या है, जो भी सेल में रिएक्टेंट्स है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उस सारे केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्टर रिएक्टेंट्स है उसको यूनिटी में लिया हुआ है। तो यूनिटी मतलब क्या है, उसका प्रपोज एक लिया हुआ है, ऐसा लिया हुआ है। तब जो उसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकल के आता है ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, उसको ई नॉट से डिनोट करते हैं। तो फिर हमारे पास इक्वेशन बना हुआ E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, ये इसको जे बोलते हैं, इज ऑफन रेफर टू एज अ नर्स्ट इक्वेशन। यही है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन से वो करते हैं, तो फिर E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ये। तो इधर एन है ना, एल एन को लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस करना है, तो फिर हम 2.303 वो कर सकते हैं। एंड अपन को पता है concentration of C into concentration of T divided by concentration of A into concentration of P. That is concentration product of the concentration of the product divided by product of the concentration of the reactants को अपन क्या बोलते हैं, K. That is क्या है, equilibrium constant, equilibrium constant है। तो फिर उसको अपन के से रिप्लेस करते हैं, तो फिर E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। तो फिर अपन 2.303 उसको मतलब एल एन को लॉग लॉग टू द बेस 10 पे कर लिया, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के, ये हो जाएगा, ठीक है। ये है नर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट, ये इसका डिराइवेशन है, E इज इक्वल टू ई नॉट minus 2.303 RT by NF into log K. Hmm. Where E naught stand for the electrode potential and R gas constant stands for the, where R is the gas constant. So where E naught stands for the electrode potential, अपन को पता है क्या, standard electrode potential, and R is called as a gas constant, and T is Kelvin temperature, and N is number of electrons transformed in the half reaction, and F is the farad of electricity, and K is the equilibrium constant for the half cell reactions as in equilibrium law, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है उसके बारे में, E is the electropotential, E naught is the standard electropotential, R को पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, and T is the temperature in Kelvin, N is the number of moles, F is the Faraday of electricity। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में पूछे थे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the measurement of the potential for equilibrium. There is a potential difference between the electrode and the electrolyte called as the potential of the electrode, ठीक है ना। ये एक सिस्टम, इधर इलेक्ट्रोड है और इधर इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ये है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन यूनिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन अ सेमी सेल। इस टोटल को क्या बोलते हैं हम, सेमी सेल, ठीक है ना। और इधर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका सारा का कंसंट्रेशन यूनिटी एक में लिया है, तो तब हम क्या बोलते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन अ सेमी सेल इज यूनिटी, the electrode potential is known as the standard electrode potential, ठीक है। it is known as the standard electrode potential। Standard electrode potential definition क्या है? Under standard condition, the standard electrode potential occurs in an electrochemical cell. Say the temperature is 298
1 atm and concentration is 1 molar. The symbol E naught cell is represents the स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए एंड सिंबल ई नॉट से उसको हम ये नोट करते हैं, ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. All the electrochemical cells are based on redox reactions which are made up of two half cells. सही है ना. सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दो हाफ सेल्स होते हैं. ये एक सेमी सेल है, एक सेमी सेल है, मतलब दो हाफ सेल है, मिलके क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा. तो एक एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, एक तरफ रिडक्शन होता है, तो फिर इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. सही है ना. The oxidation half reaction, the oxidation of reaction occurs at the anode and it involves the loss of electrons. Anode में क्या होता है? Anode में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो फिर मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है. सही है ना. नेक्स्ट, कैथोड में क्या होता है? कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो फिर रिडक्शन हो रहा है. सही है. तो फिर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड इन्वॉल्विंग अ गेन ऑफ. Thus, the electrons flow from anode to the cathode. So, ये ना एनोड से कैथोड तक जाता है, कैथोड में लूज हो रहा है और एनोड में जा रहा है, तो फिर एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. The electric potential that arises between the anode and the cathode is due to the difference in the individual potentials of each electrode, which are dipped in the respective electrolyte. तो फिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल आता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस है. उन दोनों की वजह से इन दोनों के बीच में क्या आता है, उस डिफरेंस की वजह से इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है. सेम द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल that arises between anode and the cathode is due to the difference in the individual potentials of each electrode. That is, each electrode मतलब क्या है, the electrode which are dipped in the respective electrodes. The cell potential of an electrochemical cell can be measured with the help of a voltmeter. इधर देखें ना, voltmeter लगा हुआ, इधर देखो voltmeter लगा. उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसको मेजर कर सकते हैं, द सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर. ठीक है. हाउएवर द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल cannot be measured accurately alone. Alone उसको मेजर नहीं कर सकते. ये जो हाफ सेल है ना, इसको बोलते हैं हाफ सेल, इसका हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल को ऐसे ही एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस पोटेंशियल कैन वेरी with a change in pressure, temperature, and or concentration. It is also important to note that this potential can vary with the change in pressure, can vary with the change in temperature, can vary with the change in concentration. ठीक. In order to obtain the individual reduction potential of a half cell, the need for standard electropotential arises. ठीक है ना. In order to obtain the individual reduction potential of a half cell, the need for standard electropotential arises. हमें इसका ही पोटेंशियल इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिटरमाइन करना है. ठीक है ना. उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम, उसको यूज करना. सो एक एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोपोटेंशियल मेजर करने के लिए हम उसको इसका मेजर करना है, तो फिर इसको किसी से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना. इधर हम कनेक्ट करते हैं उसको SHE से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, उससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. सो इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है ना. तो फिर ये है इधर से इधर कनेक्टेड है. हमें मेजर करना है, ये है SHE है, हमें इसका मेजर करना है, तो फिर इसका मेजर करना है, तो फिर इन दोनों का पता चलेगा, इन दोनों का माइनस किया तो पूरा सेल का पता चलेगा. तो फिर इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोड ऑफ SHE, ऐसा कुछ तो रहेगा ना, डिफरेंस रहेगा ना. सही है ना. पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. अब मान लो कि मैंने SHE का स्टैंडर्ड मान के इसको 0 मान लिया, तो फिर इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल जो भी इसका आएगा इसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा. सही है ना. ऐसे ही करता है. इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड नोन एज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0 वोल्ट्स, ऐसा हम मानते हैं. The standard electropotential of an electrode can be measured by pairing it with the SHE and measuring the cell potential of the resulting galvanic cell. ठीक है ना. इस पूरे का सेल पोटेंशियल E ऑफ द सेल ढूंढ लिया, तो फिर वो होता है E ऑफ
द ये दोनों सेम ही होता है क्योंकि ई ऑफ एस एच इज टेकन एज जीरो। ठीक है। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज द नेगेटिव ऑफ इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। हम यूजुअली क्या करते हैं, मान लो कि किसी सेल का हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल +1 बोल रहे हैं, तो फिर यूजुअली हम क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। मान लो कि अपन मैंने एक सेल का बोल दिया, उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल है -2, तो फिर वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसी का माइनस, उसी का नेगेटिव वर्जन होता है। मान लो किसी सेल का -2 है तो फिर साइन बदल दो, +2 होता है। और किसी सेल का +2 है तो फिर साइन बदल दो, -2 होता है। if the reduction potential is -2, then the oxidation potential will be +2. If the reduction potential is +4, then the oxidation potential will be -4. ठीक है। एग्जाम्पल है, the oxidation potential of an electrode is a negative of its reduction potential. Therefore, the standard electrode potential of an electrode is described by its standard reduction potential. Yeah. Good oxidizing agents have high standard reduction potential, whereas good reducing agents have low standard reduction potential. ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, मान लो कि किसी ये है, किसी देयर इज ए थिंग कॉल्ड एज ए, ठीक है ना। हमारे पास एक सेल का वो है ये, तो इसका हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, +3 बोल रहे हैं। ठीक है ना। एंड एक बी है, इसका हम बोल रहे हैं -3 बोल रहे हैं। तो फिर +3 का मतलब क्या है, विच हैज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है, ज्यादा है, और इसका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो फिर हमें क्या पता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो फिर ए इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन बी, सही है ना। तो फिर ए क्या, ए इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन बी। बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, लेस ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब क्या है, बी इज मोर रिड्यूसिंग देन ए। तो फिर हम क्या करते हैं, ए ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, तो फिर हम इसमें, इस जो सेल है ना, इसमें एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उधर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं। और जहाँ रिडक्शन है उधर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, सही है ना। Good oxidizing agents have high standard reduction potential, whereas good reducing agents have low standard reduction potential. For example, the standard electrode potential of calcium is -2.87। -2.87 है मतलब कम है, मतलब ये क्या है, अच्छा reducing agent, वेरी बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर कैल्शियम को अपन ज्यादा से ज्यादा कैथोड की जगह यूज करते हैं, तो फिर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। And that of F2, that is fluorine, is +2.87. This implies that F2 is a good oxidizing agent, whereas calcium is a good reducing agent. ठीक। So next है spontaneity of the redox reactions. If a redox reaction is spontaneous, तो हमें पता है then the delta G, that is Gibbs free energy, must have a negative value. सही है ना। इट इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल एट दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशंस, डेल्टा जी नॉट आया इसलिए, दैट इज इक्वल टू -NFE, ये तो हमें पता है। सो वेयर n refers to the total number of moles of electrons for every moles of product formed and F is a Faraday's constant। ठीक है। तो Faraday's constant क्या वैल्यू क्या होता है, 96485 कूलम पर मोल। Next, the E naught of the cell can be obtained with the help of the following equation. E naught of the cell is equal to E naught of the cathode minus E naught of the anode। ठीक है ना। cathode minus anode, ठीक है, वो होता है E naught of the cell। Therefore, E naught of the cell can be obtained by subtracting the standard electrode potential of the anode from that of the cathode. For a redox reaction to be spontaneous, the E naught of the cell must have a positive value। सही है ना। मान लो कि किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, तो फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर ये नेगेटिव है, तो फिर एन तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, सही है ना, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव होना चाहिए।
और हमें पता है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सही है ना। तो फिर कैथोड माइनस एनोड मिलकर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो फिर कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए एनोड से। सही है ना। कैथोड का अपन को पता है, कैल्शियम का कैथोड कितना देखे थे, +2.8 मान लो, माइनस एनोड का कितना देखे थे, -2.8 मान लो। +2.8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2.8 +2.8 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, वो भी प्लस में। तो फिर इन दोनों को अपन को मान लो कि अपन कैथोड में कैल्शियम रख रहे हैं और एनोड में हम क्या रख रहे हैं, फ्लोरीन रख रहे हैं। तो फिर ये जो सेल बनेगा ना, ये स्पॉन्टेनियस रहेगा, ये अच्छा सेल है, ये गैल्वेनिक सेल काम करेगा। The E naught can be obtained with the help of the following reaction. E naught of the cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. Therefore, the E naught of the cell can be obtained by subtracting the standard electropotential of the anode from that of the cathode. For a redox reaction to be spontaneous, the E naught of the cell must have a positive value. So, yeah, because both N and F are positive values, and the delta G must have a negative value. ये भी पता है. This implies that in a spontaneous process, E naught of the cell should be greater than zero, which implies that the E naught of the cathode should be greater than E naught of the anode. Thus, the standard electropotentials of the cathode and the anode help in predicting the spontaneity of the cell reaction. सही है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का काम क्या है, अपन को ऐसा ऐसा ट्रायल एंड एरर थोड़ी कर सकते हैं। मान लो कि सेल्स को अपन कितना सारा सेल्स यूज करते हैं, कितना सारा सेल्स यूज होता है दुनिया में। तो फिर उन सबको अपन ट्रायल एंड एरर थोड़ी कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो फिर इंडस्ट्री में पहले से पता होना चाहिए ना कि इन दोनों को ऐसा डाल दिया तो सेल बन जाएगा। सही है ना, ऐसा पता होना चाहिए। उसके लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को पहले ही हम मेजर करके रखते हैं। तो फिर उसके वजह से अपन थोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं। उसकी वजह से जहां पर ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो वो सेल ज्यादा स्पॉन्टेनियस रहेगा, तो फिर उस सेल को हम प्रोड्यूस करेंगे, उस सेल को यूज करेंगे। बस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स ऑफ द कैथोड एंड द एनोड हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन। इट कैन बी noted that the delta G naught of the cell is negative in galvanic cells and the positive in electrolytic cells. पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्यों है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या करता है, बाहर से करंट को लेता है और रिएक्शन को उल्टे के मतलब उल्टा दिशा में रिएक्शन करा देता है। सही है ना। वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी को खींचता है। सही है ना। तो फिर बाहर से एनर्जी खींच रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो फिर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा ना। गैल्वेनिक सेल्स में क्या हो जाता है, हम दो तीन केमिकल को रख देते हैं, अपने आप रिएक्शन होता है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, वो गैल्वेनिक सेल है। उधर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है। So what is the mathematical expression of the first law of thermodynamics? How is internal energy is related to heat? And can you provide an example of the first law of thermodynamics in a real world scenario? ये है क्वेश्चन। तो हम आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में है। ठीक है ना। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, क्या स्टेटमेंट क्या है उसका, द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, द एनर्जी कैन नेदर बी destroyed. That is, the energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form of energy to another form of energy. So, the first law of thermodynamics is a version of the law of conservation of energy adapted for thermodynamic systems. The law of conservation of energy states that the total energy of an isolated system is constant. Total energy is constant. That is, the energy can be transferred from one form to another, but can be neither created nor destroyed. मान लो कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का एनर्जी है 100 जूल्स। सही है ना। और इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इस एनर्जी का चेंज हो सकता है। ठीक है ना। आ, मतलब ये जो सिस्टम है, मान लो कि इधर 100 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी है। ठीक है ना। ये जो 100 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी क्या हो सकता है, 100 जूल्स ऑफ साउंड एनर्जी में बदल सकता है। बट ये 100 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी से हम इधर 200 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी नहीं कर सकते हैं। और इधर क्या कर सकते हैं,
जीरो नहीं कर सकते इसको। मतलब जीरो कब कर सकते हैं, बाहर भेजने से। और 200 कब कर सकते हैं, बाहर से ऐड करने से। और इधर क्या बोल रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से एनर्जी ले नहीं ले रहा है और बाहर एनर्जी भेज भी नहीं रहे। तो फिर ये जो 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी इसके जो अंदर है वो 100 जॉल से रहेगा, पर वो दूसरे एनर्जी फॉर्म में बदल सकता है। ठीक है ना, जैसे कि लाइट एनर्जी से साउंड एनर्जी बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बन गया, ऐसा। ठीक है। तो फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू इज इंटरनल एनर्जी एंड क्यू इज एनर्जी एडेड एंड डब्ल्यू इज वर्क डन। ठीक है ना, क्यू इज हीट। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी यू रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ द केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। सब मिला के जो एनर्जी है सिस्टम का वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नेवर बी मेजर्ड। ठीक है ना, इसको मेजर हम नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही मेजर कर सकते हैं। that is it may change, that is the internal energy may change when heat passes into or onto the system। ये एक सिस्टम है, इसमें मैंने हीट दे दिया, बाहर से हीट किया, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। और इससे मैंने हीट ले लिया, तो फिर इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, देते हो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। नेक्स्ट, इसके इसके ऊपर वर्क किया, वर्क इज डन ऑन और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया, मान लेके हम काम कर रहे तो फिर हम थक जाते, तो फिर हमारा एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, हमारा जो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है वो हमारा सिस्टम का एनर्जी है ना, तो हम भी तो एक सिस्टम है, तो फिर इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है। सही है ना। एंड मान लो कोई और हमारे ऊपर वर्क कर रहा है, कोई और वर्क कर रहा है मतलब हम बाहर से फूड ले रहे हैं, ऐसा कुछ वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से एनर्जी बढ़ सकता है। तो ये ना। नेक्स्ट, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। जैसे कि मान लो कि फूड फूड मैटर में आता है, तो फूड एंड मैटर उसको मैंने ले लिया, तो फिर मेरा एनर्जी इंक्रीज हुआ। सही है ना। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू हीट एज फॉलोज। इंटरनल एनर्जी एंड हीट के रिलेशन के बारे में देखते हैं। इफ द हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम बाय इंडिकेटिंग इट्स टेम्परेचर, when the heat being supplied is not doing any work in the system। मान लो कि हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मैंने बस हीट ही दे रहा हूँ और ये जो सिस्टम है ना ये कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो फिर डेल्टा यू इज डायरेक्टली इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। Heat is supplied to a system by increasing its temperature. When the heat is being supplied and is not doing any work in the system, it utilized in increasing the internal energy of the system as according to the first law of thermodynamics। मैंने ये जो सिस्टम है ना कुछ वर्क नहीं कर रहा, मैंने बाहर से हीट किया, वो डायरेक्टली क्या बनेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। एंड मैंने उससे मान लो कि हीट ले लिया, तो फिर वो हीट कहाँ से आएगा, वो एनर्जी कहाँ से आएगा, इंटरनल एनर्जी से आ जाएगा। So the energy being supplied must be either used in carrying out a thermodynamic process or increase the internal energy of the system। The exchange of energy occurs as heat denoted by Q। तो ये क्या बोल रहे हैं, अब मान लो कि मैंने बाहर से कुछ एनर्जी दिया, दैट इज मैं बाहर से कुछ हीट किया, वो एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, नहीं तो इस सिस्टम को कुछ काम करने में हेल्प करेगा, वर्क करने में हेल्प करेगा। सही है ना। तो मान लो कि सिस्टम कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या करेगा, जितना मैंने बाहर से हीट दिया, जितना मैंने बाहर से एनर्जी दिया, तो पूरा का पूरा क्या बनेगा, इंटरनल एनर्जी बन जाएगा, वही तो बोल रहा है। तो फिर next, also at constant volume when no work is done, the change in internal energy is delta U, that is equal to Q। So yeah, when heat is transferred from the surroundings to the system, Q is positive, thus the delta U will be positive। And when heat is transferred from the system to the surroundings, system से surrounding के लिए गया, तो फिर Q is negative, that is delta U is negative, that is delta U decreased, that is internal energy is decreased। ठीक है। So the next question is concept of pH and pOH, and how are pH and pOH are calculated, what is the relation between pH, pOH and pKw, how do you determine the acidity basicity of a solution using pH। तो pH और pH क्या है, pH और pOH क्या है, pH क्या है, the mathematical expression for pH and pOH are given below। pH क्या है, माइनस लॉगरिथम of H plus concentration, minus log of H plus concentration, pH is equal to minus log of
H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। POH क्या है? POH है माइनस लॉग ऑफ OH minus concentration. ठीक है ना? Where H is the concentration of the H plus ions in the solution and OH is the concentration of the OH minus ions in the solution. Next, the relations between pH and POH is as follows. That is pH plus POH that is equal to 14. ये है relation. ठीक है? So हमें KW that is the KW, हाँ KW के बारे में देखते हैं। PKW के बारे में पूछा था ना, तो पहले KW के बारे में पूछते हैं। KW क्या होता है? K का मतलब पता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। KW is basically the ionic product of the water. What is KW? That is KW is nothing but the ionic product of water. कितना रहेगा? H3O plus and OH minus रहेगा, सही है ना? यही है। सो द नेगेटिव लॉगरिथम ले लो। नेगेटिव लॉगरिथम लेने से क्या हो जाएगा? हम्म, इसका वैल्यू भी, इसका वैल्यू 10 to the power of -14 होता है। KW मतलब हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का जो इक्वेशन है H2O H प्लस प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन का। तो ये KW का वैल्यू है 10 to the power of -14। इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ KW, ये लॉग A इंटू बी के फॉर्म में है। माइनस लॉग ऑफ 10 to the power of -14, माइनस लॉग ऑफ 10 to the power of -14। लॉग ले ले तो क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस ऑफ -14 हो जाएगा, दैट इज +14 हो जाएगा, सही है ना? एंड ए इंटू बी, ए प्लस बी हो जाएगा। तो पी के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू तो पता ही है, हम माइनस लॉग ले रहे हैं हर समय, हर जगह। तो हम क्या, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है पी एच, तो फिर माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पी के डब्ल्यू। तो फिर हम क्या बोल रहे हैं? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर ये है पी एच और ये है पी ओ एच, दट इज इक्वल टू 14। तो फिर रिलेशन क्या है? पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। ठीक है, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो एसिडिटी बेसिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? इफ द पी एच वैल्यू इज लेस देन 7 देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। If the pH value is greater than 7, then the solution is basic. And if the pH value is at 7, that is neutral. ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना? टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फिर ये वैल्यूज सही नहीं है, क्योंकि डिसोसिएशन ज़्यादा होता है तो फिर H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बदल सकता है, उसकी वजह से ये बदल सकता है। ठीक है, तो फिर pH इज लेस देन 7 मतलब क्या है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to the power of -7 से ज्यादा है, सही है ना? pH is less than 7, the solution is acidic. If H plus concentration is equal to 10 to the -7, pH is 7 and the solution is neutral. If H plus concentration is less than 10 to the power of -7, and the pH is more than 7 and the solution is basic. तो so guys, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच।